गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है सौरभ सोनी और मैं गवर्नमेंट आईटीआई संभल में आरएसी का इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको कि हिंदी में हम लोग बाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक बेसिक है जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में समझ जाएंगे तो जो भी मशीनरी है, जो भी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे कार्य कर रही है, उन सबको समझना आपके लिए बेहद आसान होगा। चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, आइस क्यूब मशीन हो, आइस कैंडी प्लांट हो, या फिर रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, विंडो टाइप हो, स्प्लिट टाइप हो, कुछ भी हो, उनको आपको समझना बहुत आसान होगा। तो आज हम स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर प्रयोग होता है और कौन किन मशीन में ये प्रयोग होता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम देखेंगे। यहाँ पे ये सबसे पहले विषय वस्तु में आप देखेंगे कि जो चीज हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का देखेंगे। इसके बाद है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कार्य क्या है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझेंगे, इसकी साइकिल को समझेंगे। इसके बाद इसके घटकों को देखेंगे कि जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। और अन्य जो उपकरण जो उसके साथ में प्रयोग किए जाते हैं, इसके बाद रेफ्रिजरेंट जो प्रयोग होते हैं और उसके बाद इनकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ बेस वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो एडनबर्ग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे विलियम क्यूलेन, इन्होंने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डेवलपमेंट किया था। और जब इस सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया तो इसी के बेस पे जो भी रेफ्रिजरेटर थे और एयर कंडीशनर थे और आज जितनी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित जो जो भी मशीनरी है, वो सब इन्वेंटेड हुई। और उन सब को इन्वेंटेड करने के लिए इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद आज ये सब चीजें इन्वेंटेड नहीं हो पाती। इसके बाद आता है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कार्य। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयोग होता है, जो कि हम लोग के बहुत बेसिक मशीनरी है, जैसे कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है किसी स्थानीय वस्तु अथवा स्थान के तापमान को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप फ्रिज में कोई भी चीज रख देते हैं, या फिर स्थान जो भी आपका एयर कंडीशनर है, जो रूम है, उसके तापमान को कम करने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब ये सिस्टम कैसे प्रयोग होता है, इसमें इवेपोरेटर के द्वारा रेफ्रिजरेंट के माध्यम से जो बाहर की गर्मी है उसको सोख लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बाहर कूलिंग हो जाती है और जो रेफ्रिजरेंट है वो इसके बाद कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। देखिए सबसे पहले ये है कंप्रेसर, ये है एक्सपेंशन वाल्व। तो यहाँ एक बीच में लाइन खींची हुई है, इसके नीचे तो आती है लो प्रेशर साइड और इसके ऊपर आती है हाई प्रेशर साइड। इसमें मुख्य चार कंपोनेंट्स हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। तो जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर क्या करेगा, आपका जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेटर के अंदर ट्यूब्स रहेंगे, उन ट्यूब्स के थ्रू रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा। जब इवेपोरेटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट क्या होगा कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और वो वाष्प जाएगी कंप्रेसर के अंदर। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जाएगा तो वो वेपर या वाष्प के फॉर्म रूप में जाएगा, कभी भी लिक्विड के रूप में नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर वाष्प को ही कम प्रेशर से और ज्यादा प्रेशर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कंप्रेसर में जो वाष्प जाएगी पॉइंट एक पे, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट एक दिया हुआ है, यहाँ पे वाष्प के रूप में रेफ्रिजरेंट रहेगा। और यहाँ पॉइंट दो रहेगा तो वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा उस रेफ्रिजरेंट को। इसके बाद हाई प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट जाएगा वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का काम क्या है कि जो भी हीट इवेपोरेटर के द्वारा रेफ्रिजरेंट ने ली थी, और जो भी हीट क्या होता है कि जब किसी चीज का तापमान बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब वो प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा तो तापमान भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो कंप्रेसर में जब उसका तापमान बढ़ जाता है रेफ्रिजरेंट का, तो बहुत ज्यादा तापमान की वजह से उसको कंडेंसर में लाया जाता है और कंडेंसर में
उसके हीट को बाहर कर दिया जाता है, जिससे कि दोबारा से ये जो रेफ्रिजरेंट रहेगा आपको वो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये पॉइंट 4 पे जो भी आपका क्या बोलते हैं कि रेफ्रिजरेंट होगा, रेफ्रिजरेंट आपका ये कूल हो गया, ठंडा हो गया। और इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से जब ये फ्लो होगा, तो एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से जब ये फ्लो होने के कारण ये प्रेशर इसका कम होता जाएगा, और पॉइंट 4 से पॉइंट 5 पे जैसे इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब द्रव के रूप में आ जाएगा। और द्रव के रूप में जब रेफ्रिजरेंट आ जाएगा, दोबारा इवेपोरेटर में अंदर जाएगा, इवेपोरेटर से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दोबारा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। इसके बाद आता है इनके जो घटक। अभी जैसे हमने आपको बताया कि पहली चीज तो थी कंप्रेसर, दूसरी चीज थी कंडेंसर, तीसरा था एक्सपेंशन वाल्व, और चौथी चीज थी इवेपोरेटर। तो ये 4 जो इसके कंपोनेंट्स थे वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद सबसे पहले अब हम इनका डिटेल एक बार और देख लेते हैं, जैसे संपीड़क या कंप्रेसर। तो संपीड़क बेसिकली बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कहलाता है। ये दिल है कि जो कि बहुत आवश्यक है। जैसे एक इंसान के चलने के लिए, चलते फिरते रहने के लिए हार्ट की आवश्यकता होती है, वैसे ही वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसके लिए संपीड़क की आवश्यकता होती है। इसमें 2 लाइन होती है, एक तो होती है सक्शन लाइन और एक होती है डिस्चार्ज लाइन। यहाँ पे जैसे हम लोग पुराने पीछे वाली स्लाइड्स में देख सकते हैं कि जो ये लाइन होगी जिसके माध्यम से वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर आएगा, ये कहलाएगी सक्शन लाइन। और जो पॉइंट टू में आप देखेंगे कि जो ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट 2 वाली, ये कहलाएगी डिस्चार्ज लाइन। तो ये 2 लाइन हो गई है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। तो सक्शन लाइन में क्या होता है, कम ताप और कम दाब का रेफ्रिजरेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये रेफ्रिजरेंट जब 1.1 से अंदर आ रहा है तो इसका प्रेशर भी कम है और तापमान भी कम है। तो ये सक्शन लाइन में कम ताप और कम दाब का जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो आएगा। और इसके बाद डिस्चार्ज लाइन में क्या रहेगा कि हाई प्रेशर, मतलब कंप्रेशन ने उसका लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कन्वर्ट तो कर दिया। अब जो पॉइंट 2 रहेगा, पॉइंट 2 पे जो हमें रेफ्रिजरेंट मिलेगा वो हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट रहेगा और हाई टेम्परेचर उसका रहेगा। इसके बाद आता है संघनित्र या कंडेंसर। कंडेंसर को देखिए हिंदी में संघनित्र भी कहते हैं। तो ये कंप्रेसर से जो भी उच्च दाब और उच्च ताप का जो रेफ्रिजरेंट आएगा उसको तरल अवस्था में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तीसरा आता है प्रसारण वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व जो हम इसको कहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट बाहर आता है लिक्विड के रूप में, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से इसका जो जो प्रेशर होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा, और साथ में टेम्परेचर भी, जब प्रेशर कम होगा तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर उसका कम होना ही होना है। तो ये है इसका एक्सपेंशन वाल्व का कार्य। इसके बाद आता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के देखिए बेसिकली 2 कार्य हैं। पहले कार्य तो ये है कि जो बाहर के वातावरण की जो गर्मी है उसको अपने आप में सोखना, जैसे कि फ्रिज या एयर कंडीशनर है, तो इवेपोरेटर का ही कार्य है कि जो कि फ्रिज में रखी हुई जो भी वस्तु है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक पहला कार्य तो ये होगा। दूसरा कार्य इसका ये है कि इवेपोरेटर क्या करेगा कि आपका जो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब भाप में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये कंप्रेसर में आसानी से हाईली प्रेस्ड किया जा सके, मतलब प्रेशर उसका बढ़ सके कंप्रेसर में जाके। तो इसके बाद आते हैं अन्य उपकरण जो कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है रिसीवर। तो रिसीवर का क्या कार्य है कि जो कंडेंसर से द्रव रेफ्रिजरेंट जो प्राप्त होगा आपका, उसको इवेपोरेटर में आवश्यकता अनुसार ये भेजेगा, मतलब ये कंडेंसर के बाद में लगाए जाते हैं रिसीवर। दूसरी आते हैं ड्रायर। ड्रायर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को ये फिल्टर करेगा। ड्रायर रेफ्रिजरेंट को फिल्टर कर लेता है। और इसके बाद जो सिलिका जेल इसमें यूज होगा, सिलिका जेल क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट में जब नमी आ जाती है तो उस नमी को सोखने का कार्य करता है, जिससे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छे से कार्य कर सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद आते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, बाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो रेफ्रिजरेंट प्रयोग किए जाते हैं जो वायुमंडलीय दाब पर आसानी से द्रवित हो सके और बाष्पित हो सके। देखिए रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो, ये वायुमंडलीय दाब पर कार्य करते हैं।
तो हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता होती है कि जो कि वायुमंडलीय दाब पर ही आसानी से लिक्विड के रूप में आ सके, ताकि हम उनको इवेपोरेटर के अंदर जो आएगा लिक्विड के रूप में आएगा, या फिर कंडेंसर के बाहर लिक्विड के रूप में आसानी से कन्वर्ट हो सके। दूसरा जो बाष्पित आसानी से हो सके, मतलब अगर हम लोग कंप्रेशर में जाएंगे तो बाष्प के रूप में होना चाहिए, लिक्विड के रूप में तो कंप्रेशर उसका प्रेशर बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है वो इस तरह की उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसमें रेफ्रिजरेंट जो आते हैं वो है अमोनिया, फ्रियोन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये रेफ्रिजरेंट इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम का अनुप्रयोग। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले आता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में ये उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद है फ्रीजरों में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद है घरेलू औद्योगिक एयर कंडीशनर में उपयोग किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल जैसे कार एसी, या फिर जो एसी की बड़ी बड़ी, एयर कंडीशनर की बड़ी बड़ी फूड वेन्स होती हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कूलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी मशीनें होती है उसमें भी ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो थे आपके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जो हमने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे प्रयोग किया जाता है, और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या महत्व है, और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में। तो इस तरह से आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। नमस्कार।